क्योंकि तो 22.5% भी आपने तय किया, हमने नहीं तय किया। हमारा तो रिजर्वेशन लिखा है बाबा साहब ने, पॉपुलेशन के हिसाब से देना चाहिए। आज हमारी पॉपुलेशन इस देश में 30% है SC/ST की, 40 करोड़ लोग के ऊपर हैं हम लोग, और आपने 22.5 किया। चलो हम कह रहे हैं 22.5% ही दे दो। ये जैसे यूरोप में है, यूरोप में जो हॉलीवुड है जी जी जी, वहाँ कोई भी पिक्चर बिना ब्लैक के बनती नहीं है। वहाँ पर जब तक ब्लैक हीरो हीरोइन या कलाकार नहीं होंगे तो वहाँ का सेंसर बोर्ड वहाँ पास नहीं करेगा, वहाँ बिल्कुल पास नहीं होगा। इसी तरह हमने भारत सरकार को लिखा कि हमें फिल्म इंडस्ट्री में हमारे कलाकार से लेकर के टेक्निकल उसमें लेके, चाहे उसमें साइड हीरो हीरोइन जो भी हो, विलेन, हमारे SC/ST के 22.5% जिस पिक्चर में नहीं होंगे उस पिक्चर को सेंसर बोर्ड पास नहीं करेगा। देखिए, जो अभी तक हमने सामाजिक कार्य किए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, हमारे साथ में है माननीय अशोक अज्ञानी जी, वाल्मीकि टाइगर्स, वाल्मीकि पाठशाला और वाल्मीकि आइडल SC/ST के उत्थान के लिए लगातार सक्रिय। सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं आप उस जानी मानी हस्ती को, नाम है अशोक अज्ञानी। बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी खास से चिंतित है कि दिल्ली में आ जाए बहुजन समाज पार्टी की सरकार, मायावती सरकार। अब बने रहे हैं एंटी क्राइम यूट्यूब चैनल एंड जय भीम सच्चाई यूट्यूब चैनल पर। वाल्मीकि टाइगर्स जो SC/ST के जो कैंडिडेट्स स्पोर्ट्स में SC/ST का जो 22.5% रिजर्वेशन हिस्सेदारी भारत सरकार से लेने के लिए जो एक मुहिम हमने शुरू की थी 14 मई 2022 को, जो हमने एक ज्ञापन दिया था सरकार को 25 मांगों का, जिसमें हमने कहा था कि हमें फिल्म इंडस्ट्री में 22.5% हिस्सेदारी चाहिए, हमें इस देश के स्पोर्ट्स में 22.5% हिस्सेदारी चाहिए, हमें प्राइवेट सेक्टर में 22.5% हिस्सेदारी चाहिए, हमें इस देश की फ़ौज में, इस देश की तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेके तमाम जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं लागू है वहाँ होना चाहिए। क्योंकि रिजर्वेशन जो है भारत का फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, 16(4) का, ये हमारे मूल अधिकार का हिस्सा है। और जो इसकी जो बुनियाद है कि इनको हमें शैक्षणिक और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमें मजबूत करके देश की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। तो इन्होंने सिर्फ, कांग्रेस ने खासतौर पे, इन मनुवादियों ने हमें सिर्फ नौकरियों तक सीमित रखा, जो सरकारी की क्षेत्र की नौकरियां थी, और थोड़े बहुत व्यवसाय का भी वो किया, लेकिन बड़े लार्ज स्केल पे नहीं किया। जबकि इनकी जिम्मेदारी थी कि इसकी देश की धन और धरती से लगा करके तमाम जितने भी सेक्टर हैं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे वो आपका स्पोर्ट्स है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, जहाँ पर भी है, चाहे फौज है, हर जगह उसको रिजर्वेशन को लागू करना चाहिए था। रिजर्वेशन अर्थात हिस्सेदारी, और इन्होंने उसको लागू नहीं किया है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई हमें अब हर चीज़ में हिस्सेदारी चाहिए। इस देश के बजट में हमें 22.5% हिस्सेदारी चाहिए, क्योंकि तो 22.5% भी आपने तय किया, हमने नहीं तय किया। हमारा तो रिजर्वेशन लिखा है बाबा साहब ने, पॉपुलेशन के हिसाब से देना चाहिए। आज हमारी पॉपुलेशन इस देश में 30% है SC/ST की, 40 करोड़ लोग के ऊपर हैं हम लोग, और आपने 22.5 किया। चलो हम कह रहे हैं 22.5% ही दे दो। इस देश के शिक्षण संस्थान, उसमें हमें 22.5% हिस्सेदारी चाहिए। अब हम इस देश के शिक्षण संस्थान खुद चलाएंगे, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि हम खुद चलाएंगे। आपने नई शिक्षा नीति लाके सब बेच रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। हमें इसके उसमें शिक्षा में हर चीज़ में बराबर हिस्सेदारी चाहिए। तो उसको, उस हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमने अपना कला मंच बनाया, और कला मंच के तहत हमने वाल्मीकि आइडल हमने कार्यक्रम किया, जिसमें 7 सुपर सिंगर चुने गए। और अब सुपर सिंगर्स को हम उसमें ले जा करके इंडियन आइडल से लेकर के फिल्म इंडस्ट्री तक हर जगह अपने हिस्सेदारी मांगेंगे। अभी हम नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर में हम उसके एक्टिंग के भी करेंगे, अभिनय है, फिल्म्स वगैरह अभिनय है, क्योंकि हर क्षेत्र में हमें उसमें हिस्सेदारी चाहिए। जैसे यूरोप में है, यूरोप में जो हॉलीवुड है, जी जी जी, वहाँ कोई भी पिक्चर बिना ब्लैक के बनती नहीं है। वहाँ पर जब तक ब्लैक हीरो हीरोइन या कलाकार नहीं होंगे तो वहाँ का सेंसर बोर्ड वहाँ पास नहीं करेगा, वहाँ बिल्कुल पास नहीं होगा। इसी तरह हमने भारत सरकार को लिखा कि हमें फिल्म इंडस्ट्री में हमारे कलाकार से लेकर के टेक्निकल उसमें लेके, चाहे उसमें साइड हीरो हीरोइन जो भी हो, विलेन, हमारे SC/ST के 22.5% जिस पिक्चर में नहीं होंगे उस पिक्चर को सेंसर बोर्ड पास नहीं करेगा। हमारा 22.5% हिस्सेदारी चाहिए। तो इसके लिए हमने कला मंच बनाया अपना, और कला मंच का भी एक राउंड हो चुका, अभी आगे और होगा, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरा जो हमने स्पोर्ट्स में मांगा 22.5% SC/ST की हिस्सेदारी, अब आप हमें हिंदू बना के तो लड़वा देते हो भाई।
मगर भारत की टीम में आज तक एक भी SC ST का एक भी आदमी प्लेयर आपने रखा नहीं है भारत नेशनल टीम में, ना वनडे में रखा है, ना आपने उसमें 5 डे में रखा है, ना T20 में। और सबसे दुख की बात तो ये है कि ये जो IPL चल रहा है इसमें सैकड़ों लोग खेल रहे हैं, सैकड़ों नौजवान खेल रहे हैं, मगर SC ST का एक भी नहीं खेल रहा। ये हमें देना ही नहीं चाहते, 1 रुपया नहीं देना चाहते। ये कोई प्लानिंग है या ये हो रहा है? ऑब्वियसली वैसे ही हो रहा है बस। नहीं, ये पूरी समझी साजिश है। ये प्री प्लान्ड है SC ST के लोगों को हर क्षेत्र से बाहर करने का। उनको तो गुलाम बनाना चाहते हैं ना। वो राजदंड रख दिया ना मोदी जी ने उसमें संसद में। राजदंड का मतलब है अर्थात राजशाही, राज सत्ता, लोकतंत्र का खात्मा। अब और राजशाही में तो फिर तुम्हारा जब वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा, तुम्हारे चुनाव लड़ने के अधिकार खत्म हो जाएंगे, जब राजा खुद अपनी मर्जी का जब वो उत्तराधिकारी चुन के उसको वो सिंबल दे करके और वो राजदंड दे के जब कहेगा कि आजा भाई अब तू है अब इस देश का राजा, तो फिर हमारा तो वहाँ दखल ही खत्म हो गया। तो जब हमारा वोट होने के, आज हमारा राजनीतिक दखल होने के बावजूद जब हमारा ये नहीं सुन रहे हैं, तो फिर जब कहां से सुनेंगे जब हमारा वोट ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि भैया हमारा हर क्षेत्र में हमारी हिस्सेदारी चाहिए, क्रिकेट से लेके स्पोर्ट्स के दूसरे फॉर्मेट में लेके खो खो से लेकर के तमाम क्षेत्र में 22.5% SC ST का चाहिए। उसके लिए हमने टीम बनाई है, नेशनल टीम अभी क्रिकेट से शुरू कर रहे हैं। और अब जैसे ही हमारा ये जून में 29-30 को हमने कंपटीशन रखा है 6 टीमों का, उसमें जो टॉप के प्लेयर निकलेंगे पूरे देश से आ रहे हैं, उनकी एक टीम बना करके फिर हम DDCA से लेकर के BCCI और हम जो IPL, इन तमाम जगहों पर हमने चिट्ठी भेज दी है। तब हम इनको कहेंगे भैया या तो हमारे ये लड़के बढ़िया खेलते हैं, इनको रखो, नहीं तो जो तुम्हारी बेस्ट टीम है उसके साथ मुकाबला करो, प्रतियोगिता करो हमारे साथ। तब जा करके ऐसे थोड़ी है तुम अपनी मर्जी से तुम चुन लोगे, सेलेक्टर भी तुम है, मंत्री भी तुम, संतरी भी तुम, खिलाड़ी भी तुम, जज भी, तो हमारा जज भी तुम, तो हमारा सिलेक्शन कौन करेगा? अब हमारे आधे तुम्हारे जज, आधे हमारे जज, और तुम्हारी टीम अलग, हमारी टीम अलग। अब तक हम तुम्हारे साथ खेलते थे, अब हम तुम्हारे खिलाफ खेलेंगे और उसमें तय होगा कि कौन ज्यादा। इतना सब पे सर कम से कम वकील तो अपना होना चाहिए। नहीं, वकील तो बहुत है हमारे। नहीं है तो इस मुद्दे पे, इस लड़ाई पे वकील भी उनके ही हैं। नहीं, फैसले तो सारे उनके उन्हीं के हैं, जज भी उनके हैं, वकील भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम वही उन्हीं के जज हैं, हमारे जज भी नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि अब हमें खुद लड़ना पड़ेगा और हमें लड़ाई को हमने शुरू कर दिया है। हर जगह हमें हमारा 22.5% हिस्सेदारी चाहिए। कांग्रेस ने जिस मक्कारी के साथ SC ST के साथ धोखा किया, उसने जो 1992 में जो निजीकरण की नीतियां लाई, ठेकेदारी की नीतियां, जो हमारा थोड़ा बहुत रिजर्वेशन सरकारी सेक्टर में था, उसको भी कांग्रेस ने ध्वस्त किया। और उसके बाद जो ये बेच रहा है आज, ये मोदी एंड कंपनी बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, जहाज बेच दिए, बैंक बेच रहे हैं, तो उसमें सीधा सीधा हमारी हिस्सेदारी खत्म हो रही है ना। तो प्राइवेट सेक्टर में हमारी हिस्सेदारी चाहिए भाई, बजट का हिस्सा चाहिए, शिक्षा में हिस्सेदारी, और स्पोर्ट्स में हर जगह हमें हिस्सा चाहिए। एक बात और बहुत काम की मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि SC ST सिर्फ दाल रोटी तक सिमट कर रह गया है। तो वो रख दिया ना उन्होंने, ठेके पे भेज दिया तुम्हें, अब क्या खाएगा? उसको तो हो गया कि भैया नॉन तेल लकड़ी तक ही वो सीमित रह गया कि भैया 12 घंटे काम करेगा, 14 घंटे काम करेगा, गधे की तरह काम करके आएगा तो 8,000-9,000 रुपए मिलेंगे, और पेट्रोल 100 रुपए लीटर, और ये आलू प्याज 50 रुपए किलो, और दूध हो गया 70 रुपए लीटर। अब क्या नंगा खाए, क्या निचोड़े? बेचारा जितना कमा नहीं रहा उससे ज्यादा तो रोटी के लाले पड़ रहे हैं। तो क्या समाज सेवा करे, क्या राजनीति में आए? ऐसे में एजुकेशन प्राइवेट कर दी, धीरे धीरे प्राइवेट हो रही है। अब टोटल एजुकेशन प्राइवेट होगी। और दूसरा, जो सरकारी बच्चे भी हैं, तो नई शिक्षा नीति से इन्होंने कर दिया कि 12वीं तक किसी को फेल नहीं करना है, पास करे जाओ, बिल्कुल सिर्फ एक बोर्ड होगा 12वीं का, वो भी दिखाने के लिए। अब जब ये बिना बोर्ड के पास करे जाएंगे, अभी 10वीं का बोर्ड है, और 10वीं के बोर्ड के लिए बच्चों को पढ़ना पड़ता है, चाहे वो रट्टे मारे कुछ करे, उनको पढ़ना पड़ता है। जब रट्टे भी मारते हैं दिमाग में तो आता है ना, तो अभी उनको मेहनत ही नहीं करनी है। 12वीं का एक बोर्ड होगा, 12वीं में सारे चारों खाने चित्त हो जाएंगे, और जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनके माँ बाप का लाखों रुपए देते हैं, वो पास हो जाएंगे, वो कॉलेजों में जाएंगे, आगे उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे, वही IPS बनेंगे, IAS बनेंगे, वही अफसर बनेंगे, वही वैज्ञानिक बनेंगे, वही डॉक्टर बनेंगे, और हमारे बच्चे ड्राइवर बनेंगे, इनके नौकर बनेंगे, झाड़ू मारेंगे सड़कों पे, वो इनके पार्क साफ करेंगे, इनके गुलाम चाहिए। इनको, हमारे लोगों को गुलाम रखना है, और हमारे नेताओं को समझ नहीं आ रही अभी कहानियां ये। तो कुल मिलाकर गरीब का बच्चा गरीब ही रहेगा। गरीब का नहीं, SC ST का। उनके तो खुले हुए ना शिशु मंदिर वगैरह, उनके गरीबों के लिए, और 10% उन्होंने मक्कारी से दे दिया आर्थिक रिजर्वेशन, उनके लिए तो खोल दिया। और उनके गरीब कितने हैं? 8.5 लाख रुपए साल के
और जिनकी इनकम वो होगी गरीब वो है। गरीब है। वो और गरीब हमारा है। गरीब कितना है? 1,30,000 रुपए, 80 मतलब 90,000 तो वैसे है, लेकिन अब 1,30,000 दूसरे फॉर्मेट में है। जो इतना साल का कमाएगा वो गरीब होगा। यार कमाल कर रहे हो, मिनिमम वेजेस भी इससे ज्यादा हो गया, 1.5 लाख से ज्यादा तो मिनिमम वेज हो रहा है साल का, और तुम कह रहे हो कि 90,000 वाला जो होगा कमाएगा वो गरीब होगा। तो हमें तो इन्होंने हर फॉर्मेट से मार दिया, हर जगह से निकाल दिया, और हमारी लीडरशिप को समझ नहीं आ रही है कि ये क्या मक्कारी कर रहे हैं। इस सीरीज में जो ये बात आपसे हो रही है, इस चर्चा में मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, इसमें क्या संविधान को वर्तमान सरकार ने बिल्कुल ताक पे रख दिया है? ताक पे रख दिया, वो तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया उसको। बहुत सारे ऐसे फैसले लिए हैं जो संविधान विरोधी हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस ने अपने टाइम में क्या काम किया, जैसे अभी आप जिक्र भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि मजबूत बनाने का काम नहीं किया, गुंडागर्दी की, उसने भी अपने लोगों को बढ़ाया। SC/ST के लिए कोई विशेष काम नहीं करे, कोई ऐसा खास काम नहीं करा, कोई ऐसी परियोजना नहीं लाए, कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं चलाए। आर्टिकल 17 पे आज तक कानून नहीं बनाया। कांग्रेस को 60 साल तक SC/ST ढोते रहे। आर्टिकल 17 जो सबसे अहम इसका वो था संविधान की एक संविधान तो डायरेक्टिव होता है ना, वो सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि संविधान में जो आर्टिकल्स हैं उनके हिसाब से जनता के और जिन समुदायों के लिए है उनके लिए कानून बनाए। लेकिन कांग्रेस ने कभी आर्टिकल 17 को तो छुआ नहीं। और दूसरी बात, आर्टिकल 14 जो मुझे सबसे प्रिय है भारत के संविधान में, कि विधि के समक्ष सब समान है, उसके वो जो उसके सामने जो कानून के सामने सब लोग, सब नागरिक एक समान है, उसके ऊपर कानून क्यों नहीं बनाया? समान कैसे होंगे? एक अंबानी जो हवाई जहाज उसकी छत पे उतरता है, और एक मैं अज्ञानी जो अब मेरे पास खाने की रोटी भी नहीं है, मैं पैदल चल रहा हूँ, मेरे पास किराए के पैसे नहीं है बसों में जाने के, तो समानता कहाँ से हुई कानून के विधि के समक्ष? तो उसको कौन लागू करेगा? ये जिम्मेदारी सरकारों की थी जिन्होंने नहीं की, इसीलिए इन्होंने कानून को तोड़ा, संविधान को तोड़ा। और दूसरी बात ये, आप कह रहे हो कि भाई पुरानी संसद को बदल के अंग्रेजों ने बनाई थी इसलिए बदल दी। आपने 20,000 करोड़ रुपए ऐसे समय खर्च करे जब लोग कोरोना से त्राही कर रहे थे, दवाई के लिए मर रहे थे, ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, और तुम इस बिल्डिंग के लिए 20,000 करोड़ फूक रहे थे। और तुमने संसद तो बदल दिया अंग्रेजों का, लेकिन अंग्रेजों के टाइम का पुलिस एक्ट नहीं बदला। 1860 का पुलिस एक्ट कौन बदलेगा? वो पुलिस तो तुम्हें बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उसको बृजभूषण को बचाने के लिए वो पुलिस पहलवानों को और गरीबों को, प्रदर्शन करने वालों को उठा के फेंकती है, जेलों में डालती है, कमजोरों को, गरीबों को। वो पुलिस एक्ट तुम्हें दिखता नहीं जो अंग्रेजों ने बनाया था अपनी राज सत्ता को कायम रखने के लिए। तुम्हें IPC 1860 याद नहीं आता, जिस IPC को अंग्रेजों ने बनाया था अपने विरोधियों को, अपनी राज सत्ता के विरुद्ध क्रांतिकारियों को, आवाज उठाने वालों को, जो देश भक्त थे उनको जेलों में डालने के लिए, आजादी की जंगे, आजादी की मूवमेंट को खत्म करने के लिए जो कानून बनाए थे, वो कानून तुम्हें अच्छे हैं, तो राज वो सत्ता प्रिय हैं, उनको नहीं बदलोगे तुम। इनकी मक्कारी समझो। जो चीज इनके पक्ष में है उसको तो अंग्रेजों को भी स्वीकार कर लेंगे, और जो इनके पक्ष में नहीं है तो वो उसको भी ये बर्बाद कर देंगे। जो जनता के पक्ष की चीज है उसको भी खत्म कर देंगे। कुल मिला के राज सत्ता में ये पुलिस फोर्स और 1860 का पुलिस एक्ट जो आप बता रहे हैं वो काम आ रहा है, इनको मदद कर रहा है, इसलिए बचा के रखे हुए। बिल्कुल, ये इसी पुलिस से तो पिटवा रहे हैं हमें। जी। ये जो आंदोलन तुड़वाते हैं गरीब आदमी को, अगर बृजभूषण सिंह की जगह अगर कोई बेचारा गरीब नागरिक होता तो पुलिस उनको जूते मारते मारते घसीटते हुए अभी तक जेलों में बंद पड़ा होता, उसकी ना कोई सुनवाई होती, ना कहानी होती, और अभी तक वो जेल नहीं गया, और उनको मैनेज कर लिया उन पहलवानों को। दलालों ने मूवमेंट खत्म करवा के बिकवा दिया, और वो बाहर घूम रहा है ठाठ से। 2 FIR तो इन्होंने करवाई महिलाओं ने। सेक्सुअल हरासमेंट की बताओ, पास्को एक्ट भी नजरअंदाज किया जा रहा लगा हुआ है, और वो खुला घूम रहा है, और 29 FIR पुरानी है उसके ऊपर। तो भाई जो इनके साथ रहेगा वो बचेगा। क्या मनुस्मृति का पालन हो रहा है? बिल्कुल मनुस्मृति है, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है ना, देखो मैं बताया तो, संविधान चल रहा है या मनुस्मृति चल रही है? मनुस्मृति को संविधान नाम के लिए संविधान लागू है, संविधान से ये राज सत्ता पे आ रहे हैं, लेकिन ये लागू किसको कर रहे हैं? मनुस्मृति के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि अगर कोई अपर कास्ट, अगर कोई किसी शूद्र की या अछूत की किसी बहन बेटी के साथ कुछ वो कर दे, तो वो उसको सिर्फ वो माफी मांग ले, प्रायश्चित कर ले, उसको माफ कर देंगे। अगर कोई शूद्र और अछूत किसी अपर कास्ट की महिला के साथ अगर कोई रेप कर दे, या उसकी मर्जी के साथ कर ले, ना उसके मर्जी के उससे भी कोई उसके साथ वो कर ले, उस तरह सहवास वगैरह कर ले, तो उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ये लिखा है भाई। तो वही तो है कि एक इनका जो पक्ष का आदमी है वो सब लड़कियां उनके खिलाफ
वो लगा सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट कर रही हैं, वो बच्चा घूम रहा है, चौड़ा घूम रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन में है। और एक अगर SC ST का ये आदमी होता तो अब तक तो इसको जेलों की सलाखों के उसके पीछे खानदान को और मार के उसका भूसा भर दिया जाता और उसके पूरे खानदान को घसीट के लेकर के आते। तो ये मनुस्मृति इन्होंने लागू कर दी है, समझना पड़ेगा इसको। जी बिल्कुल सही कहा आपने, सटीक कहा। अभी एक कुछ